नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आजाद। चमोली जनपद की बद्रीनाथ सीट पे उपचुनाव होना है, क्योंकि जो कांग्रेस के विधायक वहां पे राजेंद्र भंडारी थे, उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया था और तब से वो सीट खाली चल रही है। बीते कुछ दिनों में जो लोकसभा चुनाव का शोर था वो फिलहाल थम गया है और फिलहाल लोकसभा चुनावों की हार जीत की चर्चाएं चौक चौराहों पर चल रही है। लेकिन इस बीच अब जो बद्रीनाथ की सीट है वहां पर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। बहुत सारे नए चेहरों की भी कयास लगाई जा रही है कि बहुत सारे नए चेहरे भी मैदान में उतर सकते हैं। एक ऐसा ही नाम है वरिष्ठ पत्रकार नवल खाली जी का, जो पिछले कई समय से सुर्खियों में आ रहा है कि वो वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। उनका अपना गृह क्षेत्र भी वो है। हमारे साथ नवल खाली जी है। सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। केदारखंड एक्सप्रेस के सभी जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको मेरा प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका नाम उपचुनाव को लेकर आ रहा है। अभी तो पहले बताएं कि आपकी क्या इच्छा है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि हम लोग जो है एक यात्रा की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं और देश का जो पहला गांव है नीति घाटी का मलारी गांव, वहां से एक जनसंवाद यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। उस जनसंवाद यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच में हम लोग जाएंगे, लोगों से लोगों की राय जानेंगे, कुछ नई बातें लोगों को बताएंगे कि वास्तव में क्या विजन होना चाहिए और क्या ब्लूप्रिंट आज तक के नेताओं के पास था और क्या ब्लूप्रिंट हम लोग उनके पास लेके जा रहे हैं। क्योंकि आज पहाड़ों में सबसे ज्यादा कमी जिस बात की खलती है वो है रोजगार। तो क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग जो है अपने आसपास रोजगार के कुछ ऐसे माध्यम खड़ा करें जिससे कि हमारे युवा जो है रोजगार से जुड़ सकें। और इस बात की शुरुआत मलारी से होगी और कल आपको मलारी से एक बड़ी खबर आपको सुनने को मिलेगी कि वास्तव में मलारी से इस चीज की शुरुआत हो चुकी है और वो ब्लूप्रिंट हम लोग रखने जा रहे हैं जो चीज आज तक लोगों ने कभी सुनी नहीं हो। क्या प्राथमिकताएं होने वाली है? अगर देखिए, प्राथमिकता सदैव से ही हमारी जो है हमेशा ही, चाहे वो पत्रकारिता के फील्ड में हो या फिर जो है लेखन के क्षेत्र में हो, हमेशा ही पलायन, रोजगार, स्वरोजगार, इसके इर्द गिर्द सारी चीजें घूमती आई हैं। आप एक चीज बताइए, आज जो है कुछ समय पहले पहाड़ों में लगातार जंगल जो है आग से जलते रहे, अधिकारी बैठक करते रहे और उसके बाद एक निर्णय लिया गया कि भाई 50 रुपए किलो हम लोग पिरुल खरीदेंगे और इससे जो है जंगलों को आग से भी बचाया जा सकेगा। हमने कहा ठीक है भाई, 50 रुपए किलो पिरुल खरीदने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पता नहीं कब भविष्य में होगा नहीं होगा, इस विषय में मुझे नहीं जाना। पहले भी हुआ था, पहले भी कई बार जो इस तरह की घोषणाएं हो चुकी है। लेकिन जिस कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम करने जा रहे हैं वो है कि पिरुल को हम लोग एक ग्रामीण महिलाओं का एक समूह बनाएंगे और पिरुल को उन्हीं के माध्यम से खरीदेंगे और एक छोटी सी जो यूनिट है 10, 15, 20 हजार रुपए की एक यूनिट आती है जिससे उसका बुरादा बन सके। उस बुरादे से जो है अगरबत्ती से लेकर धूप से लेकर हवन सामग्री, बहुत छोटी चीजें हम लोग बना सकते हैं। प्रत्येक गांव में इस तरह की यूनिट लग सकती है। कुलदीप भाई, आप जो है इतने वर्षों से पत्रकारिता के भीतर जुड़े हैं, आपने देखा कि एक विधायक को 5 करोड़ रुपए प्रत्येक साल विधायक निधि के मिलते हैं। बिल्कुल। और वो बनाते क्या है? खड़िंजा, प्रतीक्षालय और सीसी मार्ग, उन्हीं पे लिपा पोती। इसके अलावा कोई भी काम आज तक जो है किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं किया है। हम लोग ये कह रहे हैं जब 5 करोड़ रुपए आपको मिल रहे हैं और ज्यादातर विधायक आपने देखे होंगे कि वो उन 5 करोड़ रुपयों को बचाते हैं पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल और उसके बाद चौथे साल में वो उन पैसों को खर्च करते हैं। तब 25 करोड़ रुपए उनके पास हो जाता है और उस 25 करोड़ रुपए को वो तब खर्च करते हैं चुनावी साल में। यानी कि वो अपनी विधायक निधि को भी एक राजनीति के तौर पर अभी तक प्रयोग करते आ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं 5 करोड़ रुपए आपको मिल रहे हैं भाई साहब, आप बहुत ज्यादा नहीं, 5 करोड़ में 50 युवाओं को तो रोजगार दे सकते हैं। और क्या वो 12-15 हजार रुपए की यूनिट की मशीन आप प्रत्येक गांव में नहीं लगा सकते? क्या महिलाओं को नहीं दिला सकते? और यदि ये इंप्लीमेंट होता है, 15,000 की एक मशीन एक गांव में लगती है और हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे जो युवा हैं, वो धूप, अगरबत्ती, हवन सामग्री, इतनी छोटी चीजें बहुत आसानी से बन जाएंगी। हर महीने वो 15-20 हजार रुपए कमाने लगेंगे और उनको अपने घर के भीतर रोजगार मिलेगा। इस तरह का ब्लूप्रिंट लेके हम लोगों के पास जा रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अभी 2 साल पहले जब बजट सत्र हुआ तो लोगों से, जनता से बहुत सारा संवाद जो है वित्त जो है मंत्रालय हमारा है जो उत्तराखंड का वित्त विभाग, तो उसने जो है किया, उसने कहा क्या आप लोगों के पास सुझाव है? मैंने कहा यस, हमारे पास सुझाव है, आप हमारा सुझाव लीजिए।
तो मैंने एक मेल जो है, जैसे कि उन्होंने कहा था मेल पे सुझाव दीजिए, मैंने एक मेल उनको भेजा। उस मेल का कॉन्सेप्ट ये था कि आज तक हमारे, क्योंकि मैं ज्यादातर बात करूंगा चीड़ पे, क्योंकि हमारा 70% भाग जो है चीड़ पे आधारित है और उस चीड़ से हम लोग परेशान हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा, अभिशाप बना हुआ है। लेकिन उस अभिशाप को वास्तव में कैसे रोजगार में बदला जाए, इस ब्लूप्रिंट पे काम होना चाहिए। हमने कहा भाई एक काम कीजिए, प्रत्येक गांव जो कि चीड़ से आच्छादित गांव है, वहां पर महिलाओं का एक समूह बनाइए, पुरुषों का, युवकों का एक समूह बनाइए, और ये लीसा गड़ान का जो काम है वो उन महिलाओं को दीजिए। क्योंकि आपने देखा होगा हमारी जो महिलाएं मातृशक्ति हैं, वो जंगल घास लेने जाती हैं, गाय के साथ जाती हैं, और गाय के साथ जा रही है, घास लेने जा रही है, और करना क्या होता है, एक कनस्तर ही तो लगाना होता है। चीड़ के पेड़ पर एक कनस्तर लगाना होता है, 1 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है, सब कुछ हो जाता है। और आपको जानकर अफसोस होगा, 55 करोड़ रुपए का कारोबार इस उत्तराखंड, इस गढ़वाल के भीतर लीसे का है, लेकिन वो लीसे के कौन ठेकेदार है, नेपाली ठेकेदार है। अब मैंने जब ये जो सुझाव है वित्त विभाग को भेजा, तो उनके एक अधिकारी हैं मैनाली जी, और वो सचिवालय में बैठे थे, उन्होंने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा यार ये बहुत ही अच्छा है, अगर प्रत्येक गांव में लागू हो जाएगा तो हमारी महिलाएं जो है 20-20, 25-25 हजार रुपए पर महीना कमाना शुरू कर देंगी। मैंने कहा भाई साहब अगर ये लागू हो जाए तो पहाड़ों की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी, बहुत बढ़िया है। उसके बाद मैं उन्हें फोन करता रहा, वित्त बजट भी आ गया, सब कुछ हो गया, उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। क्यों? जब मैंने इसका कारण जानना चाहा तो पता चला कि ये 55 करोड़ रुपए का जो कारोबार है, जिसमें नेपाली ठेकेदार हैं या अन्य लोग जो ठेकेदार हैं, उनका एक कमीशन बंधा हुआ है, 30% कमीशन बंधा हुआ है। तो 55 करोड़ रुपए का 30% कमीशन, भाई साहब आप अंदाजा लगाइए, क्या वो महिलाएं कमीशन देती? नहीं, डायरेक्ट उनके खाते में पैसा आता है, जैसे मनरेगा का पैसा आ रहा है। लेकिन ये जो भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट नेता जो है, वो नहीं चाहते कि सीधे सीधे लोगों को जो है रोजगार मिल सके, सीधे सीधे हमारी जो है महिलाएं सक्षम बन सके। तो ये लड़ाई इसी के खिलाफ है, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देने की ये लड़ाई है। इस ब्लूप्रिंट को लेकर के हम लोग जा रहे हैं, इसी पे हम लोग लोगों से बातचीत करेंगे और नई चीजों पे बातचीत करेंगे। बिल्कुल, विधायक निधि का आपने जिक्र किया, और हम भी देखते हैं कि विधायक निधि में आखिरी समय पर ढोलक चिमटे इस तरह से बांटे जाते हैं, और उसका कोई औचित्य नहीं। ये तस्वीर हमें बदलनी होगी, कहीं ना कहीं समाज में जो है हमें एक नया परिवर्तन लाना होगा, लोगों को समझना होगा इस बात को कि भाई साहब ये ढोलक चिमटा बजा के कभी भी हमारा विकास नहीं होने वाला, ये कुर्सियां मेज बांट करके नहीं होगा। हमें रोजगार की बात करनी होगी। हम अपने प्रदेश, बगल के प्रदेश हिमाचल के बार बार जो है उदाहरण देते हैं। आज के डेट में हिमाचल के लोग अपनी जो है चीजों को आराम से चला रहे हैं। भाई साहब वो डायरेक्ट नहीं चला रहे हैं, लीज पे दे रखा है, 1.5, 2 लाख रुपए आराम से आ रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं घर बैठ के, अपने परिवार के साथ है, अपने बच्चों के साथ। और हमारा युवा आज दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब में है, उसके बच्चे घर के भीतर है। क्या पीड़ा है आप बताइए, 15-15, 20-20 हजार रुपए के लिए। तो क्या हमारे नीति नियंता, क्या हमारे जो है जितने भी नेता आज तक बने हुए, क्या एक व्यक्ति को भी स्वरोजगार से जोड़ पाए? नहीं जोड़ पाए किसी को स्वरोजगार से, क्योंकि उनके पास विजन नहीं है, ब्लूप्रिंट नहीं है, ईमानदारी नहीं है, नियत नहीं है। तो ये अपना आप में कहीं ना कहीं बड़ी बात है। युवाओं को सोचना होगा, समझना होगा, एक बड़ा परिवर्तन कहीं ना कहीं लाने की आवश्यकता है। कुलदीप जी, कोरोना में बहुत बड़ा अवसर था सरकारों के पास, क्योंकि प्रवासी बड़ी संख्या में घर लौटे थे, और उस समय सरकार ने छाती पीट पीट के ये नारे उछाले थे कि हम प्रवासियों के लिए यही रोजगार की व्यवस्था। लेकिन आज हम देख पा रहे कि सारे प्रवासी फिर से पलायन करके घर गांव को छोड़ के बिल्कुल पलायन करेंगे, क्योंकि उन्हें जब जो है एक जो चीजों का इंप्लीमेंट है वो नहीं हो पाएगा, उन्हें लोन नहीं मिलेगा, तो वापस जाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कोरोना काल का समय था, एक युवा हमारा था, चंडीगढ़ में रहता था, चप्पल बनाने की फैक्ट्री में, उसे चप्पल बनाना आता था। भाई साहब 1 लाख रुपए लोन चाहिए था, एड़ियां घिस गई, चप्पल घिस गए, पर 1 लाख रुपए लोन नहीं मिल पाया, क्योंकि नीतियों में एक लचीलापन नहीं है। उस लचीलेपन को लाना होगा। और मैं तो ये कह रहा हूं, ये 5 करोड़ रुपए विधायक निधि के दबा के कर क्या रहे हो भैया? कम से कम इनको युवाओं के लिए खर्च करो, लोगों के लिए खर्च करो। ये नई क्रांति होनी चाहिए, नई बात होनी चाहिए। इसी नई बात को करने के लिए मैं जा रहा हूं, और मैं आह्वान करूंगा, भाई ऐसा है, आप जुड़िए मत जुड़िए, आप इस लड़ाई को लड़िए। उत्तराखंड की लड़ाई है, पहाड़ की लड़ाई है, हम नहीं लड़ेंगे तो और कौन लड़ेगा? इस बात को थोड़ा समझने की आवश्यकता है। बद्रीनाथ सीट की अगर हम बात करें तो इस वक्त राजेंद्र भंडारी ने भाजपा का दमन थाम लिया है, और जो पहले से वहां पे स्थापित नेता थे भाजपा से, महेंद्र भट्टजी, वो अब राज्यसभा की तरफ चले गए हैं। तो ये लग रहा है कि भाजपा टिकट राजेंद्र भंडारी को देंगे। कांग्रेस के भी वहां पे लखपत बुटोला है, और भी बहुत सारे चेहरा हैं। दो ऐसे नेता जो स्थापित वहां पे हैं, आप वहां पे जाएंगे, क्योंकि लोगों के दिमाग में कमल, मोदी, इस तरह की चीजें भरी हुई है, भाजपा कांग्रेस का हाथ। तो क्या इसको चुनौती किस तरह से लेंगे आप? कुलदीप जी, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं नेता नहीं हूं,
मैं नेता नहीं हूं, मैं पहाड़ का बेटा हूं। उस बेटा होने के नाते मैं लोगों के पास जा रहा हूं, क्योंकि हमने अभी तक 17 सालों का अनुभव लिया है, समाज में अधिकारियों को देखा है, सिस्टम को बहुत नजदीक से समझा है। मैं नेता बनने नहीं जा रहा, मैं लोगों के बीच में बेटा बन के जा रहा हूं। और कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ जो है मैं एक नेता बनकर के लोगों के बीच में जाऊं, वोट मांगू और फिर लोगों को ये जो है भाई साहब इस तरह के कहिए। मैं आप लोगों को कह रहा हूं, सभी लोगों को, आपको खुद भीतर से आवाज आनी चाहिए भाई साहब कौन व्यक्ति सही है। और एक बात और कहूंगा, मैं पहली बार उत्तराखंड के भीतर एक बहुत बड़ा एक कांड हो गया, कारनामा हो गया। आज तक यदि किसी विधायक के साथ कोई इंसिडेंट होता था तब जाके जो है उपचुनाव होते थे। पहली बार एक विधायक ने लोकतंत्र की हत्या करके और उसके बाद उपचुनाव में लोगों को धकेल दिया। बताइए, करोड़ों रुपए फिर से चुनाव आयोग के खर्च होंगे नहीं होंगे? किसकी जेब से जाएंगे? आपकी जेब से, हमारी जेब से जाएंगे कहीं ना कहीं। क्यों? नेताओं को अपना हित है, मैं कंफर्ट जोन में आ गया, मैं भाजपा में चला गया, मैं कांग्रेस में चला गया और उसके बाद जो है आराम से भाई मैं दोबारा जीत जाऊंगा, मंत्री बन जाऊंगा, भाई साहब बहुत बढ़िया चले गया। मैं ये कह रहा हूं, भंडारी जी ने कहा था मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं बार बार कह रहा हूं नेताओं वाली बात मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मैं पत्रकार हूं, पत्रकारों वाली बात करूंगा। मैं ये पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि भाई साहब आप बार बार कह रहे हैं कि विकास काम नहीं हो पा रहे थे, जिस वजह से मुझे पार्टी छोड़ के जाना पड़ा। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं उस विकास का नाम बताइए, कौन सा विकास था? खड़िंजे का विकास, प्रतीक्षालय का विकास, या बड़े बड़े बोर्ड प्रतीक्षालय जो लगे हुए हैं उनका विकास था? किस चीज का विकास था? उस विकास का नाम बताइए ना। सार्वजनिक रूप से लोगों को जानने का हक है कि उस विकास का नाम क्या है जिस विकास की वजह से आप चले गए। अब जीते हुए थे आपको तो जो है जनता ने जिता रखा था। मेरा कोई उनसे जो है, कोई मेरे बड़े भाई हो राजेंद्र भंडारी जी भी या फिर कोई अन्य भी जितने भी लोग हैं, ये सिर्फ सिस्टम नीतियों का सवाल है। नीतियों पे प्रश्न पूछे जाने चाहिए, जैसे हम लोग पत्रकारिता में करते ही है। भाई किसी से हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो होती नहीं है, नीतियों पे बात होनी चाहिए। और उन्हीं नीतियों पे हम लोग अडिग हैं कि भाई साहब यदि आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है, जैसा ब्लूप्रिंट हमने बताया कि चीड़ से हम क्या कर सकते हैं। और एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, मलारी से एक बहुत बड़ी शुरुआत होने जा रही है। कल आपको जो है जानकर बड़ी हैरानी होगी, बहुत खुशी भी होगी। आप सोचेंगे इतनी छोटी सी चीज और आज तक कोई क्यों नहीं कर पाया, क्यों नहीं सोच पाया। आप फिलहाल ये रहस्य है, और कल जब मैं मलारी पहुंचूंगा वहां से इस बात का जो है एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा और इंटरनेशनल मार्केट तक वो संदेश जाएगा। मैं आज आपको बता रहा हूं कुलदीप जी, कल मैं जैसे ही ये संदेश जाएगा आपको भी जरूर मैं फोन करके बताऊंगा कि ये चीज जो है नहीं हम लोग करने जा रहे हैं। ऐसे युवाओं को हम लोग जोड़ेंगे, जगाएंगे, और युवाओं को जगना भी चाहिए, जोड़ना भी चाहिए। क्योंकि जितने हमारे लोग हैं वास्तव में आज तक वो कह रहे हैं, पीठ पीछे लगातार कहते हैं कि भाई साहब कुछ नहीं हो पाया, कोई फायदा नहीं हुआ वोट दे करके। इस बात को, सिस्टम को कहीं ना कहीं चेंज करना होगा। आप वोट किसी को भी दीजिए, मैं ये कह रहा हूं जिनके पास ब्लूप्रिंट है उनको वोट दे दीजिए। बस विषय वोट का नहीं है, विषय विकास का है। उत्तराखंड में हमेशा आपदाओं का बोलबाला रहता है। जोशीमठ की आपदा हमने देखी कि वहां किस तरह से मकाने दरक रहे थे और सरकारें अभी भी वहां पे कोई ठोस इंतजाम नहीं कर पाई है। बरसात का समय फिर आने वाला है। पोखरी क्षेत्र में आपने रोजगार की बात की। पोखरी से तुंगनाथ जोड़ने के लिए एक बहुत पहले से एक बहुप्रतीक्षित सड़क है, उसको लेकर लगातार जनता बात कर रही है। जबकि मोहनखाल हमारे महेंद्र वर्जी का होम टाउन है, वहां पे उनका गृह क्षेत्र है वो, तो वहां से तुंगनाथ वो सड़क नहीं जुड़ पाई, जबकि 15-20 किलोमीटर की मात्र उसकी दूरी है। आधा वन विभाग ने उसको बना भी रखा है। अगर वो वहां से जुड़ती तो एक बड़ा पर्यटन और तीर्थटन उस क्षेत्र को जोड़ता, पोखरी तक विकास होता। जो ये कार्तिक स्वामी हमारा धाम है वहां तक उसकी श्रृंखला जुड़ती, लेकिन इस पे अभी तक काम नहीं हुआ है। तो लगता है कि जो इस तरह की लिंक सड़कें हैं और आपदाओं को लेकर जो हमारी स्थिति है उस पे क्या? देखिए, लिंक सड़कों और आपदा के स्थिति दुमुक, कलकोट जैसे गांव, तमाम ऐसे गांव जो हैं अभी भी बद्रीनाथ विधानसभा के भीतर हैं। लोग कह रहे हैं साहब हमारी सड़क पक्की कर दो। उर्गम घाटी का आप देखिए, आजकल अब चुनाव, जब लोकसभा चुनाव हुए उससे पहले थोड़ा बहुत काम शुरू हो गया, ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा। कुल मिला के कई ऐसे गांव हैं जहां नहीं हो पा रहा है। और उससे बड़ी बात, चलिए सड़क, पानी और इस तरह के काम तो जो है सरकार कहती है भाई हम लोग बजट दे रहे हैं, होने चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि जो हमारे युवा तुंगनाथ में, हमारे युवा रुद्रनाथ के भीतर जो युवा जो है रोजगार करना चाह रहे हैं, पीढ़ियों से रोजगार कर रहे थे, स्वरोजगार से जुड़े हुए थे, आज वन विभाग ने उनके सारे टिन, टप्पड़, खोखे, छोटे छोटे चाय के खोखे उठा के फेंक दिए। आप बताइए, इतने सालों से उनके दादा परदादा एक जो है सेवा के रूप में लोगों को लगातार जो है लोगों की सेवा कर रहे थे, उनको चाय पानी पिला रहे थे। लेकिन वन विभाग का ऐसा डंडा चला कि उनके रोजगार छीने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। हमारे जल जंगल जमीन जिसकी हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं, तो वो तभी तो संरक्षित हो पाएंगे जब हम लोग जो है इकट्ठा होकर सबकी आवाज उठा पाएंगे। सीजन के बहुत सारे फल ऐसे होते हैं जिन पे बहुत काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस राज्य की अवधारणा और उसके मूल में यही था कि यहाँ के जो जल जंगल जमीन है
उसके जरिए रोजगार के साधन विकसित करेंगे और यही रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। बुरांस बहुआयता में बर्बाद होता है जंगलों में जब सीजन आता है, हमने पिछले ही साल देखा है, इसी साल देखा है। काफल इन दिनों है जंगलों में बर्बाद हो रहे हैं, हालांकि बहुत सारे इलाकों में तो अच्छा शहरों तक पहुंच पा रहा है, लेकिन ज्यादातर जंगलों में वो खराब हो रहा है। इसी तरह से माल्टे की फसल होती है, सरकार उसका समर्थन मूल्य ऐसा ऊंट के मुंह में जीरे के समान इस तरह से देता है। इन जो सीजन के ये फल है, इन पर बहुत अच्छी नीति बन सकती है। बिल्कुल कुलदीप जी, आप क्योंकि ग्राउंड जीरो पे रहते हैं इसलिए आपको बहुत अच्छी जानकारी है। 7 रुपए किलो हमारे पहाड़ों का माल्टा आप खरीद रहे हैं भाई साहब, और हिमालयन माल्टा है वो, जिसके अंदर इतनी बड़ी औषधि है कि उसको जो है इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाया जा सकता है इसकी मार्केटिंग करके। 7 रुपए किलो जो है आप लोगों से खरीद रहे हो यार, और उसके बाद यहां से वो मजबूरी में बेच रहा है, लेकिन व्यापारी चालाक है, वो इसको स्टोर कर रहा है, उसका जूस बना रहा है, और उसके बाद जो है उसी जूस को उसी 7 रुपए वाले को 70 रुपए में बेच रहा है। आप बताइए ये कितनी बड़ी चीज है। क्या कोल्ड स्टोर नहीं खुल सकते? खुल सकते हैं, बहुत बहुत चीजें हो सकती हैं, लेकिन आखिर करेगा कौन? पहले तो जनता को जगना होगा, जनता जगेगी तो सारी चीजें होंगी। हम नई बात करने जा रहे हैं, नई बात करेंगे। ये कोई चुनावी मुद्दा वो नहीं है, चुनावी विषय नहीं है, राजनीति का विषय नहीं है, ये राजनीति का विषय है उत्तराखंड के भीतर। और उत्तराखंड में इस तरह की नई राजनीति की नींव पड़नी चाहिए, युवाओं को आगे आना चाहिए, तब जाके इस उत्तराखंड के पहाड़ों का भला हो सकता है। कुलदीप जी, युवाओं का बहुत बड़ा रोल रहता है किसी भी राजनीति का दिशा और दशा बदलने में। क्या अपील करेंगे आखिरी? बिल्कुल, उत्तराखंड के तमाम जो युवा हैं, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों के युवा हैं, सबसे पहले तो मैं आपको कहता हूं भाइयों, आप लोग आज के डेट में आपके पास सोशल मीडिया है। अभी हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं ना, इस सोशल मीडिया की माध्यम से हम लोग बातचीत आपसे जुड़ पा रहे हैं। इस बात को आगे बढ़ाइए, इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। ये अकेले नवल खाली की मुहिम नहीं है, चाहे वो चकबंदी हो, चाहे वो हमारे माल्टे का जो समर्थन मूल्य है 7 रुपए नहीं भाई साहब, ये तो हिमालयन माल्टा है जिसकी कीमत तो इतने इससे भी डबल ट्रिपल होनी चाहिए। 30-30 रुपए का एक माल्टा किलो माल्टा जाना चाहिए। हमारे पिरूल से रोजगार कैसे हो सकता है, चीड़ के जंगलों से रोजगार कैसे हो सकता है, इन विषयों पर बातचीत करने की आवश्यकता है। और ये सोशल मीडिया है, इस सोशल मीडिया के माध्यम से युवा इस आवाज को उठा सकते हैं ताकि इस पर प्रॉपर नीतियां बने। और उत्तराखंड में वास्तव में जिस उत्तराखंड की मांग हम लोगों ने की थी, हमारे जल जंगल जमीनों को वास्तव में कैसे डेवलप किया जाए, उनसे कैसे पैसे और रेवेन्यू का सिस्टम बनाया जाए, वो सिस्टम बनाने की जरूरत है। लेकिन इसके लिए आवाज उठानी होगी, समर्थन देना होगा, ग्राउंड पे भी समर्थन देना होगा और सोशल मीडिया से अपनी बात भी उठानी होगी। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार नवल खाली जी, जो उत्तराखंड के मूल जल जंगल जमीन को लेकर नीति बनाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जल जंगल जमीन से ही इस उत्तराखंड की शुरुआत हुई थी, इसीलिए इस राज्य को अलग मांगा गया था। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि सत्ता में करीबन 2.5 दशक का समय हो गया है, लेकिन अब तक जो है जो उत्तराखंड के मूल ज्वलंत सवाल थे उन पे काम नहीं किया गया है। लेकिन एक बार फिर इस तरह के युवा आ रहे हैं जो इस पर जो इस प्रदेश की बहुत संपदा है उस पर कार्य करने की बात कर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि आप सब लोग इस मुहिम में साथ दें। आप बने रहे हमारे साथ, एक नई रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।